हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 10th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 21 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को, आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे कि किस तरह जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण हुआ। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसने यूरोप में राष्ट्रवाद के बीज जो है वो बोए थे। राष्ट्रवाद क्या है? एक राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। किस तरह से लोगों के मन में अपने देश के प्रति एक देश बनाने की इच्छा जो है लोगों के मन में जागी, किस तरह राष्ट्रवाद की भावना ने जो है वो लोगों के मन में जगह बनाई, क्या क्या कारण रहे वो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। अब उसी भावना के चलते जर्मनी का एकीकरण किया गया, इटली जो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था उसका एकीकरण किया गया। उनके एकीकरण को किस तरह से जो है कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा वो आज की वर्कशीट में करेंगे। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। रूढ़िवादी कौन थे? जो नहीं चाहते थे कि देश में डेमोक्रेसी आए, लोकतंत्र आए, क्योंकि उनको अपनी गद्दी जाने का पूरा खतरा था। इसीलिए उन्होंने जो है वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि एकदम से कोई परिवर्तन ना हो, अगर परिवर्तन होता है तो वो धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे जो राजशाही थे, फौज की ताकत थी, उनके द्वारा मिलकर दबा दिया गया, क्योंकि ये लोग अपनी गद्दी को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रशा है, ठीक है, ये भी एक पार्ट ही था, ठीक है, जिसमें इसने क्या किया, जो राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन है उसका नेतृत्व उन्होंने जो है वो संभाल लिया। जर्मनी का एक ही हिस्सा था प्रशा। उसके बाद देखिए जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871। एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ और प्रशा का जो प्रमुख मंत्री था ओटो वन बिस्मार्क, उसने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। तो ये जो बिस्मार्क है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है जर्मनी के एकीकरण में। बिस्मार्क को आर्किटेक्ट कहा जाता है जर्मन का, क्योंकि जर्मन के एकीकरण के पीछे जो ब्रेन काम कर रहा था वो बिस्मार्क का ब्रेन काम कर रहा था। हालांकि जो बिस्मार्क है वो एक बहुत बड़ा लैंड ऑनर था, बहुत बड़ा जमींदार था, ठीक है, और जो बड़े बड़े लैंड ऑनर थे वहाँ पर उनको जंकर्स कहा जाता था। क्लियर? लेकिन फिर भी उसने जर्मनी का एकीकरण करने में जो है बहुत बड़ी भूमिका उसकी रही। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध जो है वो लड़े गए और उसमें क्या हुआ, प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। उस समय बच्चों ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है और फ्रांस है, ये उस समय बहुत ही बड़ी ताकत थी। इनको हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन प्रशा ने इनको जो है बिस्मार्क के नेतृत्व में इनको हराकर और ये जो सपना था जर्मनी का एकीकरण का ये पूरा किया। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। तो जो प्रशा के जो राजा थे केसर विलियम प्रथम, उनको ही जो है एकीकरण के बाद महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर पूरा जोर दिया गया। तो जो नया जर्मन बना था उसमें मुद्रा, बैंकिंग वो सभी आधुनिकीकरण थे, यानी एक ही रखा गया, जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना जो है वो लोगों में बनी रहे। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण जो है उसमें क्या क्या चरण थे। तो इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1870। इटली जो है सबसे पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था,
ठीक है, कितने राज्यों में? 7 अलग अलग राज्यों में इटली वो बटा हुआ था। अब जो इटली था उसको एकीकरण करने में कई लोगों का हाथ है। 1830 के दशक में जुसेपे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम जो है वो शुरू किए। और ये जो जुसेपे मैत्सिनी हैं, इनको इटली का सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। यानी इटली के एकीकरण के लिए जो जान फूंकने वाला काम था वो यहाँ पर जुसेपे मैत्सिनी ने किया। इसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक है, उभर कर ये सबके सामने नहीं आए। इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली के नाम से बनाई, ठीक है, यंग यूरोप के नाम से इन्होंने संगठन बनाए थे, यंग इटली के नाम से। तो इन्होंने ये जो इसकी जो सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, जो इनके संगठन थे, उन्होंने लोगों में एक तरह का जान फूंकने का काम किया। 1830 से 1848 के बहुत सारे जो है क्रांतिकारी विद्रोह हुए, लेकिन वो सारे असफल हो गए। उसके बाद क्या हुआ? 1859 में फ्रांस के सार्डिनिया पिडमांट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, ठीक है। तो फ्रांस से जो है सार्डिनिया पिडमांट है जो कि एक एरिया था, उसने क्या किया? 1859 में फ्रांस से एक चतुर संधि, कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बल थे उनको क्या किया? उनको हरा दिया। उसके बाद 1861 में इमनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा जो है वो घोषित कर दिया गया। अब जुसेपे मैत्सिनी के अलावा यहाँ पर और भी जो आप कह सकते हो जो इम्पोर्टेंट जो चेहरे थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें जो जुसेपे मैत्सिनी हैं उनको तो सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, जान फूंकने वाला कहा जाता है। उसके बाद जो काउंट कैमिलो दे कावुर थे, ठीक है, जो कावुर थे वो सार्डिनिया पिडमांट के क्या थे? प्रमुख मंत्री थे। और जो ये मंत्री थे उन्होंने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्लियर? यानी जिस तरह बिस्मार्क को जर्मनी का आर्किटेक्ट कहा जाता है, जो कावुर हैं उनको इटली का आर्किटेक्ट कहा जाता है, ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता है कावुर को। क्लियर? हालांकि वो स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाले थे, लेकिन उनको जो है फ्रांस लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी, फ्रेंच आती थी, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फ्रांस के साथ जो है संधि की थी, चतुर संधि। उसके पीछे कावुर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका, और इसी कारण कावुर को ब्रेन ऑफ इटली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जुसेपे गैरिबाल्डी। ये भी अपने आप में एक बहुत ही आप कह सकते हो हाईलाइट जो है नाम है जिसने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया, जुसेपे गैरिबाल्डी। वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। नियमित सेना जो है उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन इटली के लिए उन्होंने जो स्वयं सेवक हैं, जो पीजेंट हैं, लोकल पीजेंट वहाँ के किसान थे, उनको एक तरह से इकट्ठा किया, ठीक है। जैसे बाहुबली मूवी में 2 में देखा है ना आपने कि किस तरह से लड़ने के लिए जो किसान हैं उन्हीं को जो है सैनिकों के रूप में जो भी हथियार, जो भी चीज़ें मिली उन्हीं को हथियारों के रूप में लिया गया। तो वही कुछ सीन जो है उन्होंने यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया था। 1860 के दशक में 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियो के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में वे सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली के राजा इमनुएल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का जो है क्या हुआ? एकीकरण संभव हुआ। यानी जो गैरिबाल्डी हैं उन्होंने लोकल पीजेंट्स की हेल्प से एक आर्मी तैयार की। क्लियर? और साथ में कौन थे? कावुर भी साथ में थे। तो इन सब ने मिलकर एक आर्मी तैयार की और उसका जो मेन नेतृत्व था आर्मी का वो जुसेपे गैरिबाल्डी ने किया। और इनकी जो आर्मी थी वो रेड शर्ट, ठीक है, रेड शर्ट के नाम से जानी जाती थी। आप देख रहे हो रेड शर्ट, इस तरह की जो है उनकी पोशाक थी, जिसके कारण उनकी आर्मी को रेड शर्ट कहा जाता था। क्लियर? तो इसको जुसेपे गैरिबाल्डी को इसको क्या कहा जाता है? स्वोर्ड ऑफ इटली, यानी इटली की जो है क्या कहा गया है? उसको तलवार कहा गया है। जिन्होंने जो पीजेंट थे उनको साथ लेकर इटली का एकीकरण कर दिखाया।
अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। तो आइए करते हैं इनके आंसर। पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। तो आपको एक निबंध लिखना है इटली के एकीकरण पे। तो इटली का एकीकरण जो है एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। आरंभ में इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इटली के एकीकरण का पहला प्रयास मैत्सिनी ने किया, लेकिन वह क्या रहा, असफल रहा। उसके बाद क्या हुआ, इटली के एकीकरण में पिडमांट सार्डिनिया के मुख्यमंत्री काउर तथा गैरीबाल्डी की भूमिका अहम थी। 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ और इम्मानुएल द्वितीय को सम्राट घोषित किया गया। तो ये पूरा निबंध है इटली के एकीकरण पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना। तो एकीकृत जर्मनी का राजा केसर विलियम प्रथम जो है वो एकीकृत जर्मनी का राजा बना। प्रश्न 3 है, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इनकी विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहली, जर्मनी का एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। दूसरा पॉइंट रहेगा, जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास 1848 में किया गया जो असफल रहा। तो इसका पहला प्रयास कब किया गया, 1848 में, जो कि क्या था, असफल था। तीसरा देखिए, जर्मनी का एकीकरण प्रसा के मुख्यमंत्री बिस्मार्क के नेतृत्व में पूरा हुआ। प्रश्न 4 है, इसके लिए प्रसा ने 7 वर्ष के दौरान जो है 3 युद्ध लड़े। नंबर 5th पॉइंट आप लिखेंगे, 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और केसर विलियम प्रथम जो है वहाँ के सम्राट बने। तो ये पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। यह सही है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। अब राष्ट्रवाद का स्थान उग्र राष्ट्रवाद ने ले लिया, यानी परिवर्तन हुए, ठीक है। राष्ट्रवाद नहीं था, एक अलग ही झलक जो है देखने को मिल रही थी उग्र राष्ट्रवाद की। उपनिवेशवाद और युद्ध को राष्ट्रवाद का एक भाग मान लिया गया, यानी लोग अपना जो राष्ट्रवाद था उसका मीनिंग बदल कर क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना, वो अब यहाँ पर राष्ट्रवाद बन चुका था। युद्ध हो रहे थे और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र की बजाय तानाशाही पर अधिक जोर जो है वो दिया जाने लगा, बजाय, ठीक है, तानाशाही पर अधिक जो जोर है वो दिया जाने लगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।